नाउ अब हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला में क्या है, एक फॉर्मूला बताएंगे बेटा हम, उसके अकॉर्डिंग मैं अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन आपको करके दिखाऊंगा। तो इसको देखना है आपको और समझना है पूरा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें पहले तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में है क्या क्या वो चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है सारी चीजों को, ठीक है। एक्स, इस एक्स का मतलब है नंबर ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। जैसे मैंने उस कंसेप्ट में सिखाया था, अलग अलग ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे थे, एस का पी से, पी का ऐसे, पी का पी से ओवरलैप कर रहा था, ठीक है, इस तरीके की, और एस का पी से, एस एस का ओवरलैप कर रहा था। तो ऐसे ओवरलैपिंग जो होती है एस और पी के बीच में देखी जाएगी मेनली यहाँ पे, ठीक है, और डी के बीच में जितना भी ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, उसके कितना ओवरलैपिंग हुआ है उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। इस फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ें। हाफ वी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। वी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ, वी का मतलब वैलेंस और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। किसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के, जो भी सेंट्रल एटम होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, NH3 ले लेते हैं बेटा, NH3 और इसके पास एक लोन पेयर होता है। NH3 के पास इनमें सेंट्रल एटम कौन है, जो कम अमाउंट में मिलता है वो सेंट्रल एटम है। नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोजन क्या है हमारा, लिंक्ड एटम है। ये हमारा सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, और ये क्या है, लिंक्ड एटम, लिंक्ड एटम। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई लिंक्ड एटम जो होगा मेनली ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, सेंट्रल एटम कम अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। तो सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं बेटा, और नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम लिंक्ड एटम टू देयर ए सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम लिंक्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। यहां पे लिखे लिंक्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। मोनोवेलेंट एटम कितने होंगे, मोनोवेलेंट एटम ही लिखो, लिंक टू सेंट्रल मेटल। कितने कितने जो है मोनोवेलेंट एटम है लिंक्ड होंगे सेंट्रल मेटल। अब मोनोवेलेंट का मतलब समझिए, मोनोवेलेंट का मतलब होता है, मोनोवेलेंट का मतलब होता है जिसका वैलेंसी 1 होता है, ठीक है, वन वैलेंसी होगा, उसको क्या कहेंगे आप, मोनोवेलेंट। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं भाई जिनका 1 वैलेंसी होता है, इसके एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही होते हैं और कोई नहीं होता। क्लियर है, इनके अलावा और कोई नहीं होगा, यही है मोनोवेलेंट। अगर जो ये आए हैं तो वो लिखने हैं यहाँ पे, कितने हैं, नंबर लिखने हैं उनके, 4, 5 है, 6 है, जितने भी हैं। जैसे यहाँ पे मोनोवेलेंट कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, अगर जो उसके ऊपर कैटायन चार्ज है तो माइनस करना है यहाँ पे। अगर जो क्या है, कैटायन चार्ज, ये माइनस सी के आगे माइनस आएगा, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो कैटायन चार्ज ऑन देयर ए पॉलीवेलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जितने पॉलीवेलेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर कैटायन चार्ज होगा तो कैटायन चार्ज का एग्जांपल लिख लीजिए, यहीं पे लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं कैटायन चार्ज का जो है, जैसे CH4 पॉजिटिव, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज है, कैटायन चार्ज है। एनायन चार्ज, अगर जो एनायन चार्ज हो, एनायन चार्ज का एक एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं मैं, CO3 2 नेगेटिव, ये एनायन चार्ज होगा। एनायन चार्ज होगा तो यहां पे लिखा जाएगा, जैसे यहां पे 2 लिखा जाएगा इस एग्जांपल में, यहाँ पे कैटायन क्या है, 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, C की जगह 1 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूले में मैंने बता दिया है कि क्या क्या होता है। इसको बेटा बहुत अच्छे से एक बार लिख लेना, लिखना जरूरी है, एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना, बाद में और भी कुछ चीजें मैं बताऊंगा। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, तुम्हें शायद अच्छी लगेगी और आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हो, और उस ट्रिक को थोड़ा सा लिख भी लेना, ठीक है। जैसे इसमें VEMAC और A मतलब विकास की मां बनी CA, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। VE का फॉर विकास, MA का मतलब मां कर दिया हमने, और CA का मतलब CA, जो C होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ठीक है, CA बनी, ठीक है। और इस हाफ को हाफ याद कर लेना, विकास की मां बनी CA हाफ, आधी, ठीक है। तो क्या हो गया, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, इसको थोड़ा सा एक बार लिख भी लेना साथ के साथ, ठीक है। विकास की मां बनी CA आधी, तो ये फॉर्मूला याद रह जाएगा। इस फॉर्मूला याद होगा तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लो x की वैल्यू अगर जो 2 आती है, x की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल है,
x की वैल्यू 2 आती है तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, x की वैल्यू 3 आती है तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, अगर जो x की वैल्यू 4 आती है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, 5 आती है। आप ये देखते जाओ कि भाई s में एक ही सब ऑर्बिटल होता है, ये तुम्हें पता है। s में कितने सब ऑर्बिटल होते हैं? एक। s में कितने सब ऑर्बिटल होते हैं? एक ही सब ऑर्बिटल होता है s के अंदर। p के अंदर कितने होते हैं बेटा? 3। कौन सा? px, py और pz। और d के अंदर कितने होते हैं आपके? 5 होते हैं बेटा, ठीक है। dxy, dyz, dzx और dx² माइनस y² और dz², ये होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम 3 तक ही हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, उससे आगे नहीं निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि 7 तक मैक्सिमम जो है कनेक्ट हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कनेक्ट हो सकते, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का साइज भी जो है वो फिर उसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहां तक है, 7 तक है, तो 7 तक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो ये यहीं तक आएगा, मेन ये यहां तक आएगा। क्लियर है? ठीक है। तो अगर जो s और p के पार्टिसिपेट करे, भाई दो तो करेंगे ही, तभी तो वो 2 ओवरलैपिंग ऑर्बिटल बनेगा, 2 से कम तो हो नहीं सकते। तो एक s का हो गया, एक p का हो गया, तो sp हो गया। अब एक s का और 2 p के हो गए तो क्या हो जाएगा? sp3, मतलब 3 ऑर्बिटल ओवरलैप किए हैं तो sp2 हो जाएगा। 3 ओवरलैप करेंगे तो एक s का 2 p के, तो टोटल मिला के ओवरलैप कितने किए? 3, तो sp3। यहां पे 4 आ गया, टोटल मिला के ओवरलैप कितने किए? 4, तो यहां पे कितना हो जाएगा? sp3। यहां पे 5। अब भाई p3 से तो ज्यादा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि p के पास सब ऑर्बिटल कितने हैं? 3 ही है, ठीक है। दैट्स वाई वो फिर आगे बढ़ेगा, मतलब 5 ओवरलैप करेंगे तो वो d वाला आएगा ओवरलैप करने के लिए, ठीक है। तो sp3d हो जाएगा। फिर 6 ओवरलैप करके तो sp3d2, d बढ़ेगा, p तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि 3 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। 7 हो गए तो sp3d3 होगा, ठीक है। ये चीज है। अब इसके लिए मैंने ये जो ऊपर लिखा गया है, मेनली इनसे हम शेप पता करते हैं। वैसे शेप तो हम वेस्पर थ्योरी से भी पता कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। तो कोशिश करना कि शेप जो है वो वेस्पर थ्योरी से ही अंदाजा लगाएं, ठीक है। इससे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन कई मतलब कि 95% एक्यूरेट ही जाएगा। कहीं कहीं दिक्कत है वो आपका वेस्पर थ्योरी से, उससे जल्दी कर सकते हो आप। इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे फिर बताओगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत में है बात, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? जैसे sp हुआ हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पे मैंने क्या लिखा है बेटा? सिमेट्रिकल शेप, नो एनी लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं होगा तो शेप और ज्योमेट्री सेम रहेगी। कोई भी लोन पेयर नहीं है तो शेप और ज्योमेट्री सेम रहेगी, ये मेन बात है, ठीक है। मतलब क्या है? अगर जो 2 आ जाता है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन आती है, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो कौन सी शेप हुई? हमारी लीनियर शेप हुई, ठीक है। और अगर जो sp2 हुआ और नो एनी लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसमें शेप हो जाएगी आपकी ट्रायंगुलर प्लेनर। कैसी हो जाएगी? ट्रायंगुलर प्लेनर शेप हो जाएगी, ठीक है। अगर जो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 आपका आ गया x का वैल्यू, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब कहोगे? जब कोई लोन पेयर नहीं होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें अगर जो कोई लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल है, और अगर जो लोन पेयर आ गया, अब इसमें 2 कंडीशन है लोन पेयर आने की, या तो क्या होगा? एक लोन पेयर होगा, या क्या होगा? 2 लोन पेयर होगा। एक लोन पेयर होगा तो पिरामिडल होगी, 2 लोन पेयर होगा तो बैंड शेप या वी शेप होगी इसकी, ठीक है। इसमें ज्योमेट्री कैसी रहेगी? लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। ज्योमेट्री और शेप अलग हो जाता है लोन पेयर में। यहाँ पे लिखा गया है, इफ लोन पेयर इन अ मॉलिक्यूल्स देन शेप एंड ज्योमेट्री इज डिफरेंट। तो शेप और जो ज्योमेट्री रहेगी वो डिफरेंट रहेगी, वो हम इसमें बताएंगे। इसका सबसे बेटर एग्जांपल है H2O। H2O के अंदर क्या आते हैं? 2 लोन पेयर आते हैं, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3 ही निकल के आएगी, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं 6 में क्या है भाई? 6 आ गया तो अगर जो sp3d2 आ गई, कोई लोन पेयर नहीं तो ऑक्टाहेड्रल, और एक लोन पेयर आ गया तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्क्वायर पिरामिडल, एक लोन पेयर आ गया तो, ठीक है। नाउ अगर जो कोई भी 7 आ गया और sp3d3 हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। अगर जो कोई लोन पेयर नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और एक इसमें कोई ऐसा नहीं आएगा जिसमें एक लोन पेयर हो, ठीक है। तो ये था आपका सारा का सारा। अब मैं एक एक करके इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं, ये फॉर्मूला भी यूज करता हूं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से। अब इसमें पहले इसको मैं साफ कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। इसको साफ कर लेते हैं फिर बताते हैं आपको।
ठीक है, जैसे इसी में ही बता देता हूं मैं, NH3 में बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। एक दो एग्जांपल लेके बता देता हूं, आपको ये यूज करना आ जाएगा टेबल, ठीक है। देखिए इसमें जैसे NH3 ले लिया, NH3 में सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो X का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, पहले तो हाफ कर दो, ठीक है। फिर विकास की मां बनी Ca, तो इसमें देख लेते हैं अब क्या है इसमें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसका देख लेंगे भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के, 5, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने हैं भाई, लिंक्ड जो है मोनोवेलेंट कितने हैं, 3। मैंने बोला था मोनोवेलेंट कौन हो सकते हैं, ये 5 ही हो सकते हैं, मोनोवेलेंट और कोई नहीं होगा, इनके अलावा कोई आ रहा है तो नहीं काउंट करना। वहां पे जो ये Ma है इसको क्या लिखना है, 0, ठीक है, मोनोवेलेंट एटम को। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, तो +3 कर देना है। आप कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल पे, नहीं है, तो ये 0 0 आ जाएगा, -0 +0। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 1/2 इंटू 8 इजिकल टू कितना आ गया, 4। तो 4 आ गया, तो इसका मतलब अब इसके पास एक लोन पेयर 4 आ गया, 4 आ गया, तो मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन और एक लोन पेयर है, तो कैसा होगा इसका, पिरामिडल शेप होगा। कैसा होगा, पिरामिडल। देख लो, देख भी लेते हैं। नाइट्रोजन है, ये H और ये H। अब ये एक पिरामिड जैसा लग रहा है आपको, है ना, जैसे एक पिरामिड है, यस, ठीक है। ये क्या इसकी शेप, तो शेप कैसी हो जाएगी इसकी, पिरामिडल। शेप कैसी हो जाएगी बच्चों, पिरामिडल हो जाएगी, पिरामिडल, ठीक है। और अगर जो मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं तो लोन पेयर आ गया, तो मैंने बताया था ज्योमेट्री अलग ही रहेगी। अगर जो लोन पेयर आ गया तो इसको इससे ऐसे मिला दोगे तो ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कब होगी शेप और ज्योमेट्री डिफरेंट, जब कोई लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका लोन पेयर, और ये 3 क्या है आपके बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर। समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे देखोगे। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाटर का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है, या किसी चार्ज का ले लें, चार्ज वाले का ले लेते हैं, ठीक है। अभी मैं स्पेस एक बार देख लेता हूं, कहां पे स्पेस मिलेगा मेरे को, यहां पे मिल रहा है थोड़ा सा स्पेस। ये आपको पता ही चल गया मोनोवेलेंट कौन कौन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। तो सबसे पहले कोई चार्ज वाला ले लेते हैं, NH3, ये ले लेते हैं, NH4 पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, कैटाइन वाले लेते हैं, फिर एक एनाइन वाला ले लूंगा मैं, ठीक है। कैटाइन वाले में नाइट्रोजन का सबसे पहले क्या देखना है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ। और सेंट्रल मेटल एटम, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन में, 5। और उसके बाद मोनोवेलेंट कितने हैं बेटा, 4 + 4। और कैटायन है ये, पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन, तो कैटायन जितने कैटायन हो गए वो माइनस करने हैं, -1, ठीक है। और प्लस एनाइन प्लस, मतलब ये इनमें से कोई एक 0 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। या तो कैटायन ही होगा या एनाइन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये यहाँ पे भी क्या आ गया भाई, ये 9 हो गया था, 1 माइनस हो गया 8, तो यहां से कट के ये कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, कोई भी लोन पेयर नहीं है इसके पास, तो कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, चले आगे। उसके बाद आ जाता है वाटर का, देख लेते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है भाई कैमरे में, देखो एक बार, H2O का देख लेते हैं। H2O के पास कितना लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम X का फॉर्मूला लगा लेते हैं बेटा, हाफ। और यहां पे क्या हो गया, इसके बाद इसमें सेंट्रल मेटल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, ठीक है। प्लस मोनोवेलेंट देखना है, तो मोनोवेलेंट है कितने हैं, 2 है मोनोवेलेंट, ठीक है। मोनोवेलेंट 2 हैं, यही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं बार बार, और कुछ नहीं कर रहा। तो मोनोवेलेंट 2 हैं, तो बेटा 2 लिख देता हूं। अब कोई चार्ज है नहीं है, तो -0 +0, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई, वही 80 आ गया यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 4। तो 4 हो गया। अब 4 हो गया, लेकिन 2 लोन पेयर है इसके पास, 4 है तो 2 लोन पेयर है, या तो बैंड शेप हो जाएगी या वी शेप हो जाएगी। वेस्पर थ्योरी में भी आपने पढ़ा था भाई, लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होती है ना, पढ़ी थी ना, लोन पेयर रिपल्सन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा हुई, तो ये क्या हो गया, बैंड हो गया, ऐसे बैंड हो गया, तो इसीलिए बैंड शेप या वी शेप, ये उल्टा वी टाइप वी बन गया, तो इसलिए वी शेप भी बोल दिया। उसमें ये लोन पेयर जो शेप है, उसमें हम लोन पेयर नहीं देखते हैं ऐसे,
ठीक है, लोन पेयर को काउंट नहीं करते, जस्ट एक दिखा देते हैं, ऐसी शेप को काउंट करते हैं। लेकिन जब ज्योमेट्री की बात करेंगे तो इस लोन पेयर को काउंट करेंगे हम, इसको मिला देंगे तो ये क्या बन गया, अब एक टेट्राहेड्रल बन गया। टेट्राहेड्रल क्या है, इसकी ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल क्या है, इसकी ज्योमेट्री है। और शेप कैसी है, शेप बताओ कैसी है, शेप है इसकी वी शेप या बैंड शेप। ठीक है, वी शेप या बैंड शेप। ठीक है, शेप हो जाएगी इसकी वी शेप, वी शेप बोल दोगे या बैंड शेप बोल दोगे। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सिंपल सी बातें हैं, कोई ऐसी कहानी नहीं है। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं, एक और के लिए मेरे को कहाँ जगह मिल रही है, मेरे को ऊपर जगह मिल रही है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ CO3 2 नेगेटिव। तो इसमें देखिए CO3 2 नेगेटिव में, तो CO3 2 नेगेटिव में सेंट्रल कौन है, कार्बन है, तो x का वैल्यू देख लेते हैं। तो x का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे पहले तो हाफ लगाओ, कितना है कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4। ठीक है, अब प्लस मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट है क्या ऑक्सीजन, नहीं, मोनोवेलेंट मैंने कौन कौन से बताए थे, केवल मोनोवेलेंट कौन कौन से बताए थे, मोनोवेलेंट मैंने बताए थे हाइड्रोजन और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 17 ग्रुप के मेंबर होते हैं, एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाता है, बस ये मोनोवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0, यहाँ तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन में 0 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। माइनस कैटायन नहीं है चार्ज 0, एनायन कितना है 2 है, तो +2। अब ये मत कर देना सर ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लगा दूं, नहीं, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाना है। क्लियर है, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे भी कितना आ गया भाई, यहाँ पे ये आ गया 6, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कट गया, तो ये आ गया 3। अब 3 आ गया तो 3 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा, sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp2, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। और शेप कैसी होगी भाई इसकी, कोई लोन पेयर नहीं है तो सिमेट्रिकल होगी। तो ऊपर की तरफ देखो शेप ट्रायंगुलर प्लेनर, कैसी होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, प्लेनर। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होगी इसकी। ठीक है, तो ये चीज थी यहाँ पे, इसको ऐसे कर लो। ठीक है, और इसको कैसे कर लो, इसको ऐसे कर लो भाई, ये चीज आपने इसके बारे में बताई। ठीक है, ये यहाँ पे ये बताया है, यहाँ पे क्या बताया है आपने, ये बताया है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी बता देते ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बताओ, 4 आ गया तो sp3 हो गई। ठीक है, ये किसके लिए बताया यहाँ पे, ये वाटर के लिए बताया है, ये इतनी चीज वाटर के लिए हो रही है। ठीक है, इतनी चीज वाटर के लिए होती है। ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, और शेप कैसी होगी, शेप और ज्योमेट्री अलग अलग रहेगी। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आया है, हाइब्रिडाइजेशन ये आपका हाइब्रिडाइजेशन आया है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका कितना आया, sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया, 4 आया है, तो ये sp3। ठीक है, तो बेटा एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दी है यहाँ पे। और किसी का मैं एक होमवर्क में भी दे देता हूँ आपको 3-4, जो मेरे को आप निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, और मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर देना। ठीक है, ये होमवर्क दे देते हैं आपको, इसका आपको निकालना है PCl3 का। नाउ अब हम करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं और क्या क्या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है और कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, 11th क्लास में तो जो CBSE के उसमें पेपर में आता है वो ज्यादा नहीं आता है, N2 का और इनका ही पूछ लेता है, O2 का ही। लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 3 या 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। इनका स्टेबिलिटी वगैरह से क्वेश्चन ज्यादा पूछा है, स्टेबिलिटी, मैग्नेटिक कैरेक्टर और बॉन्ड ऑर्डर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है। बॉन्ड ऑर्डर पे ही स्टेबिलिटी डिपेंड करती है मेनली। देखो क्या होता है, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, एक बॉन्ड ऑर्डर और एक मैग्नेटिक कैरेक्टर। बॉन्ड ऑर्डर से क्या बताई जाएगी, स्टेबिलिटी बताई जाएगी। ठीक है, और इसमें जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो 2 तरीके से बनेगा। एक तो वो जो नाइट्रोजन से बिफोर है या नाइट्रोजन के एलिमेंट या आयंस जो भी हैं ये मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, एक जो नाइट्रोजन के बाद आते हैं, नाइट्रोजन के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये आते हैं। और इनके ऑक्सीजन के भी इनके ज्यादातर आपसे पूछता है। ठीक है,
उस पर चार्जेस लगा के और ये कैसे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इंक्रीज करने वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसको करते हैं। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में N2 का बना रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनना। क्या करना है, पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एक नाइट्रोजन का 2 नाइट्रोजन है इसके अंदर, तो दूसरे का भी एटॉमिक नंबर क्या है, 7 ही है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 और 2p3, और इसका भी 1s2 2s2 और 2p3। तो इसमें s ऑर्बिटल के आ जाएंगे बेटा, ध्यान से सुनना। ये s ऑर्बिटल आ गया, ये वाला s ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल इसका आ गया, एक s ऑर्बिटल इसका आ गया ओवरलैप करने के लिए। ठीक है, ये s ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब इसके क्लॉकवाइज पहले ओवरलैप करेंगे तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। कैसा बनेगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा 1s। ठीक है, ये बॉन्डिंग, और ऊपर क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। कैसा बनेगा, एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज इससे ओवरलैप करने आएंगे, तो इसको स्टार से दिखाएंगे, सिग्मा स्टार 1s। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। जब ओवरलैपिंग होती है तो एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। ऐसे ही इसका अब आ गया क्या, 2s आएगा। अब ये वाले आएंगे 2s, ये 2s है इस वाले नाइट्रोजन का, ये 2s है इस वाले नाइट्रोजन का। ठीक है, उसके बाद ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे, यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन गए भाई। पहले ये इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल ने मतलब क्लॉकवाइज वालों ने किया ओवरलैपिंग, ये एंटी क्लॉकवाइज वालों ने ओवरलैपिंग किया। ठीक है, ये तो क्या हो गया बेटा, सिग्मा 2s, ये क्या हो गया, सिग्मा स्टार 2s। क्लियर है। अब p ऑर्बिटल आएगी भाई, p ऑर्बिटल में कितना क्या है, और p ऑर्बिटल में एक खास बात है जो आपको देखनी है, इसमें खास बात है इसमें जो है, एक तो ये जो है, ये क्या है आपका पाई 2px और पाई 2py और सिग्मा 2pz। इसमें ना नाइट्रोजन वाले में सिग्मा 2pz को ज्यादा इज्जत देनी है, ज्यादा इज्जत देनी है, तो ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर चला जाएगा इनसे। ऑक्सीजन वाला इसको इज्जत नहीं देगा, ये इससे नीचे आ जाएगा। इतना ही डिफरेंस है बस, और सब सेम है। ये जो है, ये है मेन डिफरेंस यहां पे। ठीक है, इसमें और इस डायग्राम में और कोई डिफरेंस नहीं है। सिग्मा 2pz को ये ज्यादा इज्जत दे देगा नाइट्रोजन वाला, तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, वो इज्जत नहीं देगा, वो ये नीचे आ जाएगा इसके, बस इतना सा डिफरेंस। ठीक है, इसको आप कैसे भी याद रख लो अब इस तरीके से। इसमें ये हमेशा एंटी बॉन्डिंग में हमेशा ऊपर ही रहेगा, सिग्मा स्टार 2pz, और यहां पे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ये हो गया। ठीक है, ये हंट्स रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, हंट्स रूल को फॉलो करते हैं ये, और आपका अवभाव को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा बेटा, आप 3 है यहाँ पे, ये 3 ये 3 तो इसके इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 इसके इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी ध्यान रखना, ये क्या है px, ये क्या है py, और ये क्या है pz। ठीक है, ये भी 3 हो गए, ये भी px py और pz। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज वाले हैं, पहले सारे सिंगली ऑक्युपाइड कर दो भाई, ये कर दिए, ये सिंगली ऑक्युपाइड कर दिए। फिर एंटी क्लॉकवाइज वाले आए, पहले वैसे एनर्जी लेवल नीचे होता है तो नीचे के फिल करना है पहले। ठीक है, फिर ये तो 6 इसमें हो गए, क्लॉकवाइज वाले 6 हो गए ना, 3 इसके 3 इसके, तो टोटल मिला के 6 हो गए, वे इसमें आ गए। एंटी क्लॉकवाइज में कोई जाएगा नहीं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज कोई है ही नहीं इसके अंदर। क्लियर है, तो उसमें जाएगा नहीं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कोई भी नहीं जाएगा। क्लियर है। ठीक है, स्टार से किसको दिखा रहे हैं हम, स्टार से किसको दिखा रहे हैं भाई, एंटी बॉन्डिंग को। किसको दिखा रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ऑर्बिटल। और विदाउट स्टार वाले हैं वो क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल विदाउट स्टार। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब हमें ये चीज ध्यान रखनी है, ये जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं
इनको ध्यान रखना है बेटा। ये ओवरलैपिंग ऑर्बिटल जो मैंने एक अलग से भी करके दिखा दिया है आपको, ये ओवरलैपिंग ऑर्बिटल के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई इसमें कोई अनपेयर्ड तो नहीं है। अगर जो कोई अनपेयर्ड हुआ तो क्या हो जाएगा भाई, अनपेयर्ड हुआ तो पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। अगर जो कोई भी अनपेयर्ड आपको नहीं दिख रहा ना अब इसमें, अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड का मतलब क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा इनमें कोई भी, तो ये क्या हुआ है भाई, डायामैग्नेटिक। अगर जो ये अनपेयर्ड होगा, क्या होगा, ये अनपेयर्ड होगा तो कैसा आएगा भाई आपका, पैरामैग्नेटिक, और अनपेयर्ड नहीं हुआ तो डायामैग्नेटिक। इसमें क्या होगा, अनपेयर्ड होगा, अनपेयर्ड होगा, और ये क्या होगा, नॉट एनी अनपेयर्ड, सारे के सारे पेयर्ड होंगे, पेयर्ड कर दो, पेयर्ड या एम्प्टी, ठीक है, पेयर्ड होंगे या क्या होंगे, एम्प्टी होंगे, ठीक है। तो ये चीज रहेगी इसके अंदर। तो आई थिंक सो आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, सारे के सारे अनपेयर्ड हैं, ये ऊपर वाले तो एम्प्टी पड़े, ये क्या है, सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या, बॉन्ड ऑर्डर लिख दिया पहले, चलो बॉन्ड ऑर्डर भी बता दूंगा। मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा इसका, डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक हो गया। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हाफ ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से, ठीक है, प्लस, सॉरी प्लस आएगा यहां पे, ठीक है, नहीं माइनस आएगा, माइनस, सॉरी भाई मिस्टेक हुआ, माइनस आएगा यहां पे। तो देखिएगा कैसे होता है भाई, देख लेते हैं इसमें। तो इसमें कितना है, बॉन्डिंग कितना है इसके अंदर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स 1 2, जो विदाउट स्टार वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है यहां पे। 10 क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है। एंटी बॉन्डिंग कौन से हैं, जो स्टार वाले हैं, 1 2 3 4, बस 4 ही हैं, ऊपर है ही नहीं, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ भाई, हाफ इंटू ये 6 किया, तो ये कितना आ गया भाई, अब आपका 3 आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आपको पता भी है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। बात आई या नहीं समझ में, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताओ मेरे को एक बार जल्दी से। तो ये आपने निकाल लिया बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है। तो एक बार मैं छोटा सा करके यहाँ पे लिख देता हूं, उसके बाद जो है मैं इसका निकाल के दिखाऊंगा आपको, ठीक है, ऑक्सीजन का, ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला था हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये वैल्यू आया था 1/2, और बॉन्डिंग कितना था 10 माइनस 6, और 1/2 इंटू 4, सॉरी कितना आएगा, 4 आएगा, 4 यहाँ पे 4 था बेटा, ये गलती करके यहाँ पे, तो 6 आएगा फिर, ठीक है ना। ये कितना आएगा 6, तो ये कितना आएगा वैल्यू 3, ठीक है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। फिर मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा था इसका, डायामैग्नेटिक था। डायामैग्नेटिक क्यों था, डायामैग्नेटिक क्यों था, डायामैग्नेटिक इसलिए था क्योंकि सारे के सारे क्या थे, हमारे पेयर्ड थे, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, O2 का बना रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है हमको, वही चीजें चलेंगी जो इसमें चली थी हमारी, ठीक है। O2 के मॉलिक्यूलर डायग्राम में सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, क्या होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 और 2p4। इसका भी यही रहेगा, 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये 1s आएगा, जैसे यहां पे आया था सेम बनेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वो थोड़ा सा डिफरेंस वैसे तो मैंने बता दिया था, लेकिन फिर एक बार और बता देंगे आपको, ठीक है। ये क्या नीचे कौन से बनेंगे बॉन्डिंग, ऊपर कौन से बनेंगे
एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। ठीक है, तो ये 1s हो गया, ये 1s हो गया, और ये सिग्मा 1s हो गया, और ये सिग्मा स्टार 1s हो गया। तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा यहाँ पे, ये दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, तो दो दो ये क्लॉकवाइज आएगा पहले, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज आएगा। क्लियर है? फिर उसके बाद आ जाते हैं हम 2s और 2s। ठीक है, ये 2s इसका आएगा पहले और फिर 2s इसका आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनेंगे बेटा। ये नीचे कौन बनेगा? बॉन्डिंग, नीचे बॉन्डिंग बनेगा और ऊपर कौन बनेगा? एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, देखो तो ये क्या होगा भाई, ये दो हैं तो एक क्लॉकवाइज आया, तो सिग्मा 2s बन गया, और ऊपर क्या बनेगा? सिग्मा स्टार 2s, एंटी बॉन्डिंग एंटी क्लॉकवाइज आया, यहाँ पे ऑर्बिटल बना लिया इन्होंने, ओवरलैप कर लिया। फिर कौन आते हैं आपके? p ऑर्बिटल। अब ये p में थोड़ा सा विशेष है, विशेष क्या है वो देख लेते हैं। क्या विशेष है इसमें? वही है, ये किसको इज्जत नहीं देगा भाई? किसको इज्जत नहीं देगा? सिग्मा 2p z को। ठीक है, तो ये इज्जत नहीं देगा, तो ये नीचे चले जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे। पाई 2p x और पाई 2p y। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा? ये तो यहां पे तो हमेशा ऊपर ही रहेगा हर एक केस में, सिग्मा 2p z, और ये नीचे ही रहेंगे यहाँ पे सिग्मा स्टार, यहाँ स्टार लगा देना बेटा, एंटी बॉन्डिंग है, 2p x और पाई स्टार 2p y। मैंने बताया, ये आप कहोगे सर ये सिग्मा क्यों लगा रहे हो इसके साथ आप? जो pz वाला होता है वो क्या होता है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। दैट्स वाई ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और जो ये है px और py की क्या होती है? साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। दैट्स वाई ये कैसा बॉन्ड बनाता है? आपका पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, वो मैं बता भी दूंगा ऐसे ऑर्बिटल का, यहाँ पे भी एक बार ऑर्बिटल बना के और फिर उनकी ओवरलैपिंग भी दिखा दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें कितने हैं भाई? 4, इसमें भी 4 हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करें, पहले सिंगली ऑक्युपाइड करेगा, फिर 4 हैं तो एक पेयर्ड हो जाएगा यहाँ पे भी पहले सिंगली ऑक्युपाइड करेगा, 4 हैं तो एक पेयर हो गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये हो गया भाई, ये सबसे पहले क्या होंगे? यहाँ आ जाएंगे 6 जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले हैं वो सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज वाले एंटी बॉन्डिंग। तो पहले एक एक फिल करेंगे, हंट्स रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो एक एक फिल करेंगे पहले यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक ही में मत कर देना कि ये तो px है सर, ये तो px है, ये py है, ये pz है, तो pxxx वाले में ही डाल देते। नहीं, पहले हंट्स रूल फॉलो करेगा बेटा, ध्यान रखना ये चीज, ये गलती करते हैं बच्चे। px py और pz ये बन गया आपका। क्लियर है? और उसके बाद जो है अब इसमें क्या देखना है हमें? वही दो चीजें, एक तो बॉन्ड ऑर्डर और एक मैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई यहाँ पे? वही 10, देखो 2 और 2 4 और 6 10, तो ये 10 हो गए भाई, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने? स्टार वाले कितने? 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 हो गए। तो इसको काटोगे तो ये 4 आ गया यहाँ पे और ये 2 आ गया। देखो ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? हमेशा डबल बॉन्ड होता है ना O2 के बीच में, यस और नो? तो यहाँ पे क्या हो गया? ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका निकल के। भाई कितने बॉन्ड होते हैं? मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या आ गया भाई इसका निकल के? मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे देखोगे? तो मैग्नेटिक कैरेक्टर आएगा इसका निकल के, जो है एक भी अनपेयर्ड है इसमें, यस 2 अनपेयर्ड है इसमें, एक भी अनपेयर्ड आ जाता है तो कैसा होगा इसका? पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये था आपका, देखो 11th में तो इतना ही पूछा जाता है, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल को और टच करते हैं हम। मैं इनके जो है अब इनका लिख देता हूं आपको, जिनके जो है वो लिख देता हूं मैं आपको, ये स्टार वाला ही, चलो कोई नहीं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार वाले ही लिख देते हैं, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ठीक है। तो एक बार है ना इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूं। नाउ आप जो है कुछ कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर। इसमें कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन क्या है बेटा? आपका इनका पूछेगा आपसे,
स्टेबिलिटी पूछेगा। क्या पूछेगा? स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी जितना भी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतना ही मोर स्टेबल होगा। ठीक है, मोर वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर देन मोर स्टेबल। ठीक है, ये मेन बात है, इसको बिल्कुल नोट करके रख लेना कंपटीशन के लिए। अभी मैं वही चीज दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो इनमें देखेंगे इनके अंदर किसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना है। ठीक है, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता ही है बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता था भाई? यहां पे लिख देते हैं बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये था। अब देखो ध्यान से, अब इसमें अगर जो मैं इसमें कर लेते हैं, पहले यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे ये फॉर्मूला लगाता हूं मैं। इस फॉर्मूले में क्या करेंगे भाई? पहले क्या कर लेते हैं हम, O2 का तो एक कर ही रखा है। मान लो हम O2 नेगेटिव का कर रहे हैं, O2 नेगेटिव का कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स में यहां पे बढ़ा देता हूं। 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो क्या क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक बढ़ा दिया तो ये 4 हो जाएगा। ये 2 नेगेटिव, ये 4 हो जाएगा। ये भी क्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, यहां पे बढ़ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे भाई? एंटी क्लॉकवाइज में ये चीज होगी। तो इसमें क्या हो गया भाई? बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया और आपका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई? 2 इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ गए, तो अब क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ गए, तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये गिनो पहले, ये कितने हैं? ये तो एंटी बॉन्डिंग तो हमेशा 10 ही रखना है। यहाँ पे ये 10 हो गए, माइनस ये 2 और बढ़े हैं। पहले कितने थे? 4, 1 2 3 4, 2 और बढ़ गए 6 हो गए। तो 6 माइनस करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा भाई? ये कितना होगा यहाँ से? 4, और ये कितना आ गया? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है यहाँ से? 2 बॉन्ड ऑर्डर आया है O2 नेगेटिव का। और इसमें अनपेयर्ड आ गया तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आ गया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम इस पे। ठीक है, इस पे आ जाते हैं भाई, ये क्या कहता है? ठीक है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? अब क्या है? 1 नेगेटिव आ गया, 1 नेगेटिव आ गया, N2 1 नेगेटिव आ गया भाई, 1 नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा? एक में ही बढ़ेगा भाई। एक में क्या हो जाएगा? 4, एक में क्या हो जाएगा? 3 ही रहेगा। मतलब एक में बढ़ गया, बस एक में इसमें बढ़ा लो, कोई नहीं। यहां पे बढ़ा दिया आपने वो 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पे वो 1 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिया आपने, तो यहां पे क्या आ जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में 1 ही जाएगा। यस और नो? तो एक अनपेयर्ड आ गया तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हो गया, पहली बात। दूसरी बात, स्टेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई? अब ये फॉर्मूला रख लेते हैं भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर का। ये तो किसके लिए था बॉन्ड ऑर्डर का? N2 नेगेटिव के लिए। ये किसके लिए लगा रहे हैं हम? 1 नेगेटिव के लिए। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना भाई, 1 नेगेटिव के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया एंटी बॉन्डिंग में, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 5। तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 10 माइनस 5। ठीक है, कितना आया बेटा ये? तो 5/2 आया। 5/2 मतलब 2.5। तो ये 2.5 आ गया। कितना आ गया? 2.5 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। मतलब इससे क्या आ गया? ज्यादा आ गया। ठीक है, अगले वाले में देख लेते हैं भाई बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा और मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा। अगले वाले में क्या किया है भाई? पॉजिटिव कर दिया, 1 पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाता है। तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिया? लॉस कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये क्या हो जाएगा? ये तो चला ही जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो 1 कम कर दो किसी में से भी। किसमें कम? इसमें कम कर देते हैं। चलो, इसमें कम कर दिया हमने 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें कम कर दिया, तो इसमें 1 कम हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा 1। यस और नो? अब कम हो गया तो बॉन्डिंग कितने रह गए? अब बॉन्डिंग 9 रह गए ना। ये बॉन्डिंग में से ही तो गया बेटा। बॉन्डिंग कितने रह गए? 9 रह गए। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए? 4। तो ये कितना आ गया? ये भी 5/2। इसका मतलब ये भी कितना आ गया? 2.5 आ गया। ये कितना आया? 2.5। और
अब एक क्या आ गया, ये अनपेयर्ड आ गया, तो क्या आ गया, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर आ गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया था 3, और इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कितना आया था, मैग्नेटिक कैरेक्टर डायामैग्नेटिक था, ये क्या था, ये डायामैग्नेटिक था। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड थे। यस और नो? तो इन तीनों में से, इनमें पूछेगा स्टेबल कौन है, इन तीनों में स्टेबल कौन है, या किसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, ये बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, या कौन डायामैग्नेटिक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो इसमें से डायामैग्नेटिक कौन है, N2 है। इनमें से सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है भाई, इन दो का कम बॉन्ड ऑर्डर है। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, इसका है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है इसका। समझ में आया? स्टेबल मतलब बॉन्ड को तोड़ने में, बेटा ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको तोड़ने में क्या लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द आइटम, ज्यादा बॉन्ड होगी तोड़ने में ज्यादा एनर्जी, तो वो मोर स्टेबल हो जाएगा। तो ये चीज है। अब ये चीज आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके 5 मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। पहला तो इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑर्डर के पूछूंगा मैं आपसे। लिख देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को बताने हैं आपको। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, और मोर स्टेबल कौन है इनमें से, मोर स्टेबल कौन है, मोर बॉन्ड ऑर्डर किसका है, मोर बॉन्ड ऑर्डर किसका है। ठीक है, कौन डायामैग्नेटिक है। ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर में किसका डायामैग्नेटिक कैरेक्टर है और किसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है, ये बताना है। ठीक है, ये चीज है। ये क्वेश्चन मेरे को आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन होगा, जैसे मैंने ये किया ऐसे ही ये होगा। ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन जो है वो सिग्मा 2pz को इज्जत नहीं देता है तो वो नीचे आ जाएगा, ये इसको इज्जत देता है तो ये ऊपर चला जाएगा। बस इतनी सी बात रहेगी। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे। नाउ इज नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये जानिए व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर हम बताएंगे ये कितने टाइप का होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है मेनली ये आपके जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना, फोन के नाम से इसको याद रखना बेटा, फोन के नाम से, FON, फोन। ये कहीं पे भी डायरेक्टली हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाए। किससे कनेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा क्या, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। तो वो क्या फॉर्म करेगा, देन फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हेन, ये थोड़ा सा लिख भी लेते हैं, व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन है भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, डायरेक्टली अटैच टू द हाइड्रोजन, डायरेक्टली attached to hydrogen, then formed hydrogen bonding, ठीक है, then formed हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये कौन कौन से फॉर्म कहाँ डायरेक्टली अटैच है, जैसे H2O में डायरेक्टली अटैच होगा भाई ऑक्सीजन हाइड्रोजन से। ठीक है, और HF में भी डायरेक्टली अटैच है। NH3 यहाँ पे भी डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोजन से। ठीक है, अल्कोहल CH3OH। ठीक है, क्या बेटा ये भी बनाएगा क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बताओ मेरे को जल्दी से, बनाएगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग? आप कहोगे सर बनाना तो चाहिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, नहीं,
ये कैसे अटैच है वो देखिए, इसको ओपन करके देखना पड़ेगा। C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे इसलिए पूछा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच नहीं है, कार्बन अटैच है। तो ये नॉट फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो फॉर्म्ड, एक ही चीज है, नॉट फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये नहीं बनाएंगे। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। तो ये क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कितने टाइप की है वो देख लेते हैं हम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है, थोड़ा सा एक बार इसको रिमूव कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर रिमूव कर लें। ठीक, अब देखिए, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है भाई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले कौन सी होती है भाई? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है वो भी मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनती है। किसके बीच में बनती है? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हम कौन से ले लेते हैं? जैसे H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगी, या HF। ये HF का एक मॉलिक्यूल्स होगा, इसमें ये दूसरा मॉलिक्यूल्स हुआ HF का, ये तीसरा मॉलिक्यूल्स हुआ HF का। ठीक है, तो जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग formed in different molecules मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगी। ये एक मॉलिक्यूल्स, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स, ये तीसरा मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये कौन सा होगा भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्ड विद इन द मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग formed within molecules के अंदर ही बनेगी, मॉलिक्यूल्स के अंदर ही बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, विद इन मॉलिक्यूल, दैट इज नॉन एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखो, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपके काम भी आने का है। ये एक जगह बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसमें फिनोल वाले चैप्टर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल को हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं तो वो जानना जरूरी है। यहाँ पे क्या है, ये एक ही मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। ये क्या हुआ? अपने आप ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है यहाँ पे। ये क्या है? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है। थोड़ा सा ओपन करके लिख दिया मैंने, ये OH है और ये NO2 है, इसके साथ NO2 का बॉन्डिंग दिखा दिया मैंने। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं हम? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थोड़ा सा कंफ्यूज आप इसलिए होते हो, आप सोचते हो इंटर है तो इसी के अंदर होगा। नहीं, इंटर है तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, इंट्रा है तो विद इन द मॉलिक्यूल्स। ये थोड़ा सा ध्यान रखने का, थोड़ा सा अपोजिट है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा और मैं बता देता हूं। जैसे हम ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में बना दे, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता क्या है पहले तो ये बता देता हूं मैं आपको। ये OH और ये NO2, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है बेटा। इसमें क्या होगा, कैसे बनेगी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी? N और ये नेगेटिव और डबल बॉन्ड O और ये OH, और यहां पे क्या हो जाएगा भाई? ये चीज होगी, और ये OH, और यहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो गया, ये NO2 हो गया। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? अब ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनी है, ये एक ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, ये दूसरा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, तो ये कौन सी होगी आपकी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे आके आपका ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि बहुत
अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बेटा। और दूसरा, जो भी हमने क्वेश्चंस पूछे हैं उन क्वेश्चंस के कमेंट में अपने आंसर देने हैं। आपका जो कमेंट और जो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करेगा और हम आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। दूसरा, हमारी जो कमियां लगे वो हमें जरूर कमेंट किया करो ताकि हम उसको सुधार सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।